यस। तो हम ये बात बता रहे थे कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, है ना। और क्यों होते हैं इनके पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड है वो जनरली वाटर में तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे केरोसिन है, पेट्रोल है ना, इन सब में जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट लिक्विड स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में। लेकिन सॉलिड स्टेट में बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवाते। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वाटर, अगर हम आयनिक कंपाउंड लें किसमें, वाटर का सॉल्यूशन लें आयनिक कंपाउंड का, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि वाटर के अंदर जाकर जब ये डिज़ोल्व होते हैं आयनिक कंपाउंड तो उनके बीच में जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के, जैसे NaCl है, अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में अलग अलग हो जाएंगे, इनके आयंस डिवाइड हो जाएंगे। तो यही जो आयंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में, ठीक है। जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में आयनिक कंपाउंड के, वो ही पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, डायग्राम से दिखाती हूँ आपको, कि जब हमने यहाँ दो हमने इलेक्ट्रोड लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो हमने लिए हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे सॉल्ट लिया है हमने, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। और यहाँ पर हमने ग्रेफाइट और बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। यहाँ पे हमने स्विच को लगाया है बैटरी के साथ, तब क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्ट सोल्यूशन है, जैसे NaCl का ही सोल्यूशन है वाटर में है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है आयंस का, जिनके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स जो हैं किस तरीके से नेचर में आते हैं, अकर कैसे करते हैं। तो जो मेटल का सोर्स होता है वो रियल में तो बताऊं कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट जो अर्थ है हमारे 3 लेयर्स में पाया जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट होती है, तो इसी में हमारे मेटल्स अकर होते हैं। और साथ साथ समुद्र के बीच में सी वाटर में भी पाए जाते हैं, ये ओर्स के फॉर्म में निकलते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्रस्ट से, अर्थ के क्रस्ट से, और सी वाटर से जो निकल के आता है वो मेटल ओर्स के फॉर्म में होता है। और जो अर्थ का क्रस्ट होता है सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स होता है, सबसे ज़्यादा सी वाटर से नहीं मिलता, किससे मिलता है, क्रस्ट से मिलता है। और जो सी वाटर है वो कंटेन बहुत सारे, हमारे सी वाटर जो होते हैं बहुत सारी सॉल्ट कंटेन करते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, इस तरीके के सॉल्ट को कंटेन करता है हमारा सी वाटर। और जो मिनरल्स होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। शायद ये टॉपिक जो है हमारे डिलीट भी हो गया है, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, बट नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि क्या होते हैं मिनरल्स, क्या होते हैं ओर्स। तो मिनरल हमारे वो सब्सटेंस है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पूरे जो भी हम खोदें अगर अर्थ क्रस्ट को, तो वहाँ से कुछ भी सब्सटेंस मिल रहा है तो हम उसको मिनरल ही नेम बोलेंगे, ठीक है। और किस फॉर्म में पाया जाता है, क्या बोलेंगे हम, नेचुरली जो अकर हो रहा है सब्सटेंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन में, उसको हम बोलेंगे मिनरल। अब ओर्स की बात आती है, तो जो मिनरल है, फ्रॉम मिनरल हमें मिल जाए, मिनरल से हमें मेटल जो प्योरीफिकेशन करने के बाद ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिटेबली अगर हमें मिनरल मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो ओर्स होते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने अर्थ क्रस्ट का जब किया तो हमें मिला मिनरल। अब इस मिनरल में से ऐसा भी होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट का हमें प्रॉफिटेबली आराम से अच्छी अमाउंट में मेटल मिल जाता है, और एक है बहुत कि 95 अगर हम ले रहे हैं गंदगी है तो सिर्फ 5% हमारा मेटल है। और यहाँ पे मैं अगर लूँ कि 95% मेटल है और 5% गंदगी है, तो इस टाइप के में जहाँ पे प्रॉफिटेबली ज़्यादा अमाउंट हमारा मेटल मिल रहा है वो तो हमारे ओर होते हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है मिनरल्स और ओर्स में। मिनरल्स तो सारी चीज़ें नेचुरली सब्सटेंस जो मिल रहे हैं हमें अर्थ क्रस्ट से यूनिफॉर्म कंपोजिशन में एकदम मिलमा जो मिल रहे हैं उसको हम मिनरल बोलेंगे। बट ओर्स वो होते हैं जो प्रॉफिटेबली, जिसमें से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओर बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं हमें एकदम बॉटम में पाए जाते हैं नीचे, जैसे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ जो हमने ऊपर पढ़ाई है उसमें जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। मैंने बोला था जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो उनको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको अलग अलग करने में, क्योंकि इनमें बहुत गंदगी जो है बहुत कम पाई जाती है, गैंग मटेरियल बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम गोल्ड के बारे में बात करें, सिल्वर और कॉपर, ये हमारे रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं इसलिए। जो कॉपर और सिल्वर हैं ये हमारे कुछ सल्फाइड और ऑक्साइड की ओर्स में भी पाए जाते हैं, हमारे कॉपर और सिल्वर वाले। अब हम एक्सट्रैक्शन देखें अगर मेटल का फ्रॉम ओर से, तो हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो 3 हमारे मेन स्टेप्स होते हैं। पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसका भी कंसंट्रेशन जो ओर का है वो डिपेंड करता है किस किस के आधार पर। मींस जो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स उनका अलग तरीके से कंसंट्रेशन होता है ओर का, और जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं उनका अलग होता है, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनका अलग होता है। अभी मैंने ऊपर बोला जो लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरीके के जो मेटल हैं वो ज़्यादातर हमारे या तो सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, बोला मैंने आपको, या कार्बाइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सल्फाइड फॉर्म में आराम से हम उनको कर सकते हैं बाय रोस्टिंग करके। रोस्टिंग करके हम आराम से इनको अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन इन ओर का कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हाई रिएक्टिव वाले जो होते हैं, इनका हम करने का जो तरीका है, इनको हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टेन ओर में इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं इनका पहले हम, और उसके बाद जो हमारा प्योर मेटल है वो निकल के आ जाता है। सबसे जो डिफ़िकल्ट है इनमें वो मीडियम वाले का है, जो मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनका होता है। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल जो होते हैं वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं और एक सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बोनेट वाले जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो गया है ना, तो इन कार्बोनेट वालों को हमें अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो होता है कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर होते हैं इनको अलग करने का जो मेथड होता है वो होता है रोस्टिंग। ठीक है, ये दोनों ही मेथड होते हैं जिनसे हम सेपरेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं ओर का। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी हम अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल ये चार्ट है ताकि आपको पता चल जाए। जब हमें कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर लेते हैं तो हमारे ऑक्साइड फॉर्म जो अलग हो जाते हैं, तो जो ऑक्साइड आते हैं मेटल्स के उनका हम करते हैं रिडक्शन, मेटल में रिडक्शन करते हैं और उसके बाद उसका प्योरीफिकेशन करते हैं। ये प्रोसेस था हमारा मीडियम वाले का। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से स्टेप्स हैं मेनली, कि हमने जब अर्थ क्रस्ट में से निकाला जब मिनरल, तो हमें क्या क्या करना है। तो देखिए जब निकालते हैं तो गंदगी वगैरह जो होती है मिनरल्स के साथ में उनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, गैंग जो है किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, या तो सल्फाइड में भी हो सकता है और वो हो सकता है हमारा कार्बोनेट फॉर्म में भी। तो यहाँ पे सिंपली एक स्टेप्स बता दिए हैं कि गैंग है तो हम उसको रोस्टिंग के तरीके से भी अलग कर सकते हैं, कैल्सिनेशन से, और फिर रिडक्शन से उसको कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको, अलग से एकदम डिफ़ाइन कर रही हूँ, ताकि अब ये टर्म है जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। गैंग क्या होते हैं, हमने जब निकालते हैं मिनरल्स को निकालते हैं तो जो मिनरल होते हैं उनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, सैंड हो गया, तो इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और रोस्टिंग की बात करें अगर हम, तो जो रोस्टिंग है ये हमारी, जब हम सल्फाइड फॉर्म के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिया भी एग्जांपल, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड वाले जो फॉर्म के होते हैं हमारे मिनरल्स, उनको हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
में हीट करते हैं तब जाके ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है हमारा ये रोस्टिंग कहलाता है। और कैल्सिनेशन की अगर बात करें हम, तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो हमारे कार्बोनेट, इसमें याद रखना कैल्सिनेशन के लिए कार्बोनेट और रोस्टिंग के लिए सल्फाइड। कैल्सिनेशन में जब हम करते हैं तो इसमें हमारा जो कंपाउंड्स होने चाहिए वो कार्बोनेट फॉर्म के होने चाहिए। इसमें जो हमारे कार्बोनेट जैसे जिंक कार्बोनेट, इसको हम करते हैं इन द एब्सेंस या इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हम हीट करते हैं कार्बोनेट के ओर्स को, तब जाके हमारे कार्बोनेट के ओर कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा फॉर्म होता है। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। रिडक्शन के फॉर्म में क्या आता है कि जब मेटल ऑक्साइड है निकल के जो आए हैं हमारे बाय कैल्सिनेशन एंड बाय रोस्टिंग से, मेटल ऑक्साइड जो निकल के आए हैं इनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। अब हम इन्हें रिड्यूस करते हैं कार्बन जैसे एलिमेंट को यूज़ करके, जिन्हें हम एजेंट बोलते हैं यहाँ पर। इस तरीके से यूज़ करके हम इस पूरे जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन का प्रोसेस, क्या क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम डिफरेंस बोलें, बहुत पूछा जाता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है, ऊपर ही बताया मैंने आपको, और रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है। कैल्सिनेशन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है हीट ओर को, और जो हमारा रोस्टिंग है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है सल्फर को, सल्फाइड के ओर को। कैल्सिनेशन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और मेटल ऑक्साइड रिलीज होता है, जबकि रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में मेटल ऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये थे डिफरेंस हमारे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में। अब हम आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किस तरीके से हम मेटल को रिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेथड होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेथड रिफाइनिंग करने का। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ओर्स को अलग करते हैं, रिफाइन करते हैं, मेटल को निकालते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस में क्या होता है, हम कोई भी टैंक लेते हैं, इस टैंक में हम किसी भी सोल्यूशन को लेते हैं। मोस्टली हम इस तरीके का सोल्यूशन लेते हैं जिनके हम आयंस को अलग कर दे। तो यहाँ पे हमारा लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे लिया हुआ है कॉपर सल्फेट का पूरा सॉल्यूशन है ये लिक्विड में। और यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। जो हमारा कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि हमारा एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, हम इसे एक बैटरी से लगा देते हैं, सेल से लगा दिए यहाँ पे। अब जब हम इस पर कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें से कॉपर के जो आयन हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कैथोड है और एनोड है, एनोड को हम मोटा बनाते हैं। ठीक है, ये इम्प्योर होता है, एनोड जो है वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है, और इसको इम्प्योरिटी के साथ हम रखते हैं। जबकि कैथोड जो है यहाँ पे मोटा बना दिए, बहुत पतला होता है, और जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है तो यहाँ से कॉपर का एलिमेंट निकल के इस सॉल्यूशन में घुल के यहाँ पास ऑन होता रहता है, इस कैथोड में जाता रहता है, और जितनी भी गंदगी होती है इस एनोड की वो यहाँ जमा हो जाती है, और इस गंदगी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटी, और इसको एनोड की मड भी बोलते हैं। यहाँ से क्योंकि एनोड से निकला हुआ होता है ये गंदगी, तो इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि जो एनोड है उसको इम्प्योर बनाया जाता है कॉपर, और कैथोड जो है प्योर कॉपर लिया जाता है, बहुत पतली सी स्ट्रिप होती है, वहाँ मोटा बना दिया, आपको पतला बनाना है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है कोई भी हम ऐसा लेते हैं जैसे जिसका हम वहाँ पे स्ट्रिप ले रहे हैं ना, एनोड और कैथोड ले रहे हैं, उसी का हमें कोई सॉल्यूशन लेना होता है। जैसे यहाँ पे हमने कॉपर का लिया था, है ना, इम्प्योर कॉपर को प्योर करना था हमें,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो उसी एलिमेंट का होगा जिसका हमने प्योर करना है। तो यहाँ पे इसीलिए कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन ले लिया गया है। तो करते क्या है, ये मेथड क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम पास करते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो जो इम्प्योर मेटल होता है एनोड से निकल कर पहले तो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो है इलेक्ट्रोलाइट से वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में, जाकर वो प्योर जो सब्सटेंस है हमारा कॉपर का वो हमारा कैथोड में डिपॉजिट होता जाता है। और जितनी भी हमारी इनसॉल्युबिलिटी होती है, जो इम्प्योरिटी होती है, इनसॉल्युबल नहीं हो पाती हैं चीज़ें, वो सेटल डाउन होते हैं एनोड के नीचे आकर, और उसको हम बोलते हैं एनोड मड। ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब हम आ जाते हैं कोरोजन के टॉपिक पर। तो कोरोजन क्या होता है, हमने देखा है कि हम जब आयरन को बहुत टाइम तक बाहर छोड़ देते हैं और बिना उसमें कुछ लगाए, पेंट वगैरह ऑयल लगाए, और उसमें पानी वानी गिरता रहे, हवा लगती रहे, तो क्या होगा, अपने आप ही कुछ टाइम बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। इस जंग लगने को तो हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, है ना, रस्टिंग बोलते हैं। यहाँ ये रस्टिंग जो है वो केवल आयरन के लिए है, बट ये भी हमारा मेटल ही है बोले तो। बट अगर मैं बात करूँ आयरन को छोड़ के भी तो और बहुत सारे मेटल होते हैं। तो कोरोजन क्या होता है कि मेटल सरफेस पर अगर हम बहुत टाइम तक पानी रहे, उसमें पानी आए और साथ में एयर भी उसके कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो क्या होगा, वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा और साथ साथ ईटन अप हो जाएगा, और वहाँ से वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही डैमेज हो जाएगा। तो यही क्या होता है हमारा कोरोजन, कि मेटल सरफेस जो है वो धीरे धीरे जब मॉइस्ट एयर के साथ और कंटिन्यूस वाटर जब उसमें रिएक्ट होता रहता है, तो उसका जो पार्टिकल है मेटल का वो बहुत कमज़ोर होता जाता है और वो डैमेज होता जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमने देखा है जो हमारी सिल्वर है, स्टार्टिंग में एकदम सफ़ेद सफ़ेद होती है सिल्वर, बट कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए होता है इसमें, क्योंकि उसके ऊपर ना एक लेयर चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, इसीलिए उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। तो ये भी कोरोजन का ही एक उदाहरण है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे कॉपर रिएक्ट, जब कॉपर है हमारा वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे एयर में, और उसके ऊपर क्या आ जाता है कॉपर के साथ, हमने देखा है तांबे के बर्तन होते हैं वो काले काले से होने शुरू हो जाते, सॉरी ग्रीन सा कोट आ जाता है कॉपर कार्बोनेट का। तो ये भी हमारी क्या है, एक टाइप की कोरोजन ही है। और एक और एग्जांपल ले लिए यहाँ पे, जैसे आयरन का, जब आयरन को हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर के साथ, तो उसमें एक ब्राउन कोटिंग आ जाती है, और इस ब्राउन कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और इस रस्ट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तुमसे, तो तुम ये बोलोगे कि इस रस्ट का फॉर्मूला जो है वो ये होता है Fe2O3X H2O, मतलब हमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं पता उसमें कितने रिएक्ट हुए, बट पूरा रस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। अगर हम प्रिवेंशन लें किस तरीके से इस कोरोजन को हम बचा सकते हैं, तो हमें कंटिन्यूसली अगर हम मेटल्स को गैल्वनाइज करते रहें, पेंट करते रहें, ऑयल करते रहें, ग्रीस करते रहें, तो हम बचा सकते हैं हमारे मेटल्स को कोरोजन होने से, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं प्रिवेंशन के, गैल्वनाइजेशन होता है, अलॉय होता है। तो यहाँ अलॉय तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, यहाँ पे प्रिवेंशन के तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग ये सब होते हैं, ठीक है। गैल्वनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें हम स्टील, यहाँ पे जो स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं हम, जैसे स्टील है तो हम इस स्टील में क्या करते हैं, एक लेयर लगा देते हैं जिंक की, जिससे कि एयर और ये जो हमारी स्टील है इसके बीच में एक लेयर चढ़ जाए, ताकि इनका कांटेक्ट ना हो पाए आपस में। और जब कांटेक्ट नहीं होगा एयर का स्टील का, तो वो होगा भी नहीं फिर इसमें कोरोजन। तो यही मेथड होता है गैल्वनाइजेशन का, जिंक की लेयर लगा देना किसी
मेटल के ऊपर और प्रोटेक्ट करना कुशन से, ठीक है। और ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ये सब आप जानते हैं कि हम लोग देखते हैं जब दरवाजे होते हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, और इनको हमें सही करने के लिए क्या करते हैं, हम ग्रीस करना शुरू हो जाते हैं, है ना। टाइट चलने लग जाती है अगर साइकिल जो है, तो उसमें भी ग्रीसिंग करते हैं ताकि स्मूथ चलने लग जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोरोजन ही है। अब आते हैं अलॉय, ये अलग टॉपिक है। अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, दो या दो से अधिक मेटल्स का या दो या दो से अधिक नॉन मेटल्स का। यहाँ नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है अलॉय। इम्पॉर्टेंट है अलॉय बहुत ज़्यादा। अब एग्जांपल देखें अगर हम अलॉयज़ के, तो हमारे एग्जांपल हैं इनमें से, जैसे आयरन। आयरन जो है वो किसका अलॉय है, ये हमारा कार्बन का अलॉय है, और इसमें मिक्स्ड होता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन से, और हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इसमें पूरा अच्छे से दिया नहीं है, आयरन का एग्जांपल मत करो आप। इसमें हमारा कार्बन भी होता है, स्टील भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये देखो यहाँ पे स्टील अगर देखें तो आयरन और निकल और क्रोमियम का होता है अलॉय। आयरन हमारा मेटल है, निकल मेटल है, तो मेटल मेटल का भी होता है, नॉन मेटल नॉन मेटल का भी होता है, मेटल नॉन मेटल का भी होता है, नॉन मेटल और मेटल का भी होता है, ठीक है। तो जस्ट कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अमेलगम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये मरकरी और एक मेटल का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, ठीक है। और जो हमारा शोल्डर होता है वो लेड और टिन का होता है, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर और टिन का होता है, ब्रास हमारा कॉपर और जिंक का होता है। ये अलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा। इस वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको दोबारा देखना है ताकि दोबारा से आप सीखें। तो आपने देखी वीडियो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।